स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होते हैं। क्योंकि असेट लायबिलिटीज का यूज बैलेंस शीट में किया जाता है तो हम छोटी से छोटी बातें समझेंगे, जिससे होगा ये कि जो नॉन फाइनेंस का व्यक्ति है या नॉन फाइनेंस का पर्सन है वो भी समझ पाए स्टॉक मार्केट को। मैंने ये डिक्शनरी इसलिए बनाई थी कि एक नॉन फाइनेंस का व्यक्ति मेरे वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ पाए स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। हम जानेंगे इस वीडियो में असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और असेट कितने टाइप के होते हैं, लायबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में, मींस प्रॉफिट लॉस के बारे में कि किस प्रकार से प्रॉफिट कंपनीज में आता है और किस प्रकार से लॉसेस कंपनीज में होते हैं। आइए चलिए जानते हैं असेट क्या होता है। असेट किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के की कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, वो भी किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में। असेट वो चीज होती है जो कंपनीज के नियर फ्यूचर में अर्निंग कराने में मदद करती हैं। मींस वो सारे चीजें, इसमें गुड्स, सेल्स, फर्नीचर, मशीनरी सब चीज आ जाती हैं। वो सारी चीजें जो नियर फ्यूचर में कंपनी को अर्निंग दिलाने वाली हैं। अब हम समझेंगे असेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ असेट। जनरली तो वैसे दो तरह के असेट होते हैं, करंट असेट और नॉन करंट असेट। अब करंट असेट में क्या क्या आते हैं आइए बात करते हैं डिटेल से। करंट असेट वो असेट होते हैं जो कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। मींस 1 साल से कम के टाइम पीरियड में अगर कोई असेट कंपनी को बेनिफिट या प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहा है तो वो कहलाते हैं करंट असेट। अब करंट असेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको हम विस्तार से आगे समझते हैं। नंबर 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है लिक्विड असेट या फिर कैश जो हाथों में है या फिर कैश जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड नंबर है अकाउंट रिसीवेबल, वो सारा पैसा जो 1 साल के अंदर आना बाकी है जबकि कंपनी प्रोवाइड करा चुकी है गुड्स और सर्विसेज। मींस कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा चुकी है लेकिन कस्टमर से हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो वो सारी चीजें आती हैं अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। नंबर 3, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में वो सारी चीजें आती हैं जिसे कंपनी सेल करना चाहती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंपनी ने जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनाया है उसका एक स्टॉक, वही इन्वेंट्री कहलाती है। नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर वो सारे असेट आते हैं जो नियर फ्यूचर में कंपनी को देने होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। कंपनी ने किसी चीज का इंश्योरेंस ले रखा है तो जो भी प्रीमियम आएगा वो भी 1 साल के अंदर वाला प्रीमियम करंट एसेट कहलाता है। अब हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल के बाद कंपनी को प्रॉफिट या फिर कंपनी की अर्निंग्स प्रोवाइड कराते हैं। चलिए समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं नॉन करंट एसेट्स। मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, नॉन करंट एसेट लगभग 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। वो सारी प्रॉपर्टीज जो कंपनी ने खरीद रखी हैं या कंपनी का वर्क उन पे चल रहा है या कंपनी के प्लांट उन पे लगे हुए हैं, नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेंजिबल एसेट और फिक्स एसेट। वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे चीजें जो 1 साल के बाद कंपनी को प्रोवाइड कराएंगी। या फिर फिक्स असेट को आप कह सकते हैं जैसे कि मेरा ये जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो मेरे लिए फिक्स असेट है, या फिर जिस कैमरे से मैं काम कर रहा हूँ या लाइट से मैं काम कर रहा हूँ या जो मेरा माइक है उससे मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए फिक्स असेट है क्योंकि ये लॉन्ग रन में मुझे अर्निंग प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड नंबर का असेट होता है टेंजिबल असेट। ये वो असेट होते हैं जो नॉन फिजिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है या फिर होलोग्राम है या फिर आप कह सकते हैं पेटेंट है। जैसे मैं जिस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ वो कैनन कंपनी का है, तो कैनन का एक लोगो होता है CANON करके, और उस लोगो से उस कंपनी की पहचान पता चलती है। उसी प्रकार से एप्पल का एक लोगो होता है जो हाफ एप्पल होता है, जो आधा खाया हुआ एप्पल होता है, वो कंपनी का ब्रांड है। या फिर आप कह सकते हैं कॉपीराइट्स या फिर गुडविल भी इसी के अंदर आता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी के वो सारे इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं, 1 साल के बाद किए गए हैं, जैसे इक्विटी में या फिर डेट फंड में या फिर कोई कंपनी में स्टेक लिया गया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारे असेट कहलाते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट वो होता है जो डेफर्ड किया गया है, मींस पेड तो कर दिया गया है लेकिन उसे रोल ओवर कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हम जानेंगे लायबिलिटीज के बारे में। आखिर लायबिलिटीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से वर्क करती हैं। लायबिलिटीज कंपनी की ऑब्लिगेशन या फिर डेट कहलाते हैं। लायबिलिटीज का मतलब सीधी तौर पर होता है देनदारियां जो कंपनी को नियर फ्यूचर देनी है, या तो वो 1 साल के अंदर वाली या फिर 1 साल के बाहर वाली। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज
और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर ऑफ स्पैन ऑफ टाइम आपको चुकानी होती हैं। आइए चलिए समझते हैं लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। पहली, अकाउंट पेबल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपनी के पास पैसा आ गया है लेकिन अभी तक हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं। नंबर 2, शॉर्ट टर्म डेट्स। वो सारे डेट जो 1 साल के अंदर कंपनी को चुकाने हैं वो सारे डेट्स कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज। अक्रूड लायबिलिटीज मींस वेजेस, टैक्स, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर एक्रूड लायबिलिटीज के अंदर। वो सारे एक्सपेंस जो मान लिए गए हैं कि ये होने वाले हैं लेकिन अभी तक उनको चुकाया नहीं गया है वो कहलाते हैं एक्रूड लायबिलिटीज। अर्न रेवेन्यू मींस इसका मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी हैं लेकिन उनका हम पैसा लेके बैठ गए हैं। मैं अपने आप को एक कंपनी मान के चलता हूं, मैंने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी हैं लेकिन मुझे उस चीज का पैसा आ गया है, वो कहलाती है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के बाद हमें चुकानी पड़ती हैं, मींस कंपनी को चुकानी पड़ती हैं। आइए समझते हैं ये कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स वो सारे डेट्स या फिर कर्जे जो कंपनी को 1 साल के बाद चुकाने हैं। या तो कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू करे हो या फिर कंपनी के पास कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो या फिर अदर लॉन्ग टर्म ऑफ डेट्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। सेकंड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। वो सारी लायबिलिटीज जो कंपनी को चुकानी है लेकिन कंपनी नहीं चुका पा रही है टाइम डिफरेंस के कारण, मतलब वो 1 साल के बाद रोल ओवर हो जाती हैं, वो सारी लायबिलिटीज कहलाती हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। पेंशन लायबिलिटीज, जो भी कंपनी के अंदर लोग वर्क करते हैं उनको पेंशन देना, उनके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस देना, पीपीएफ देना कंपनी की जिम्मेदारी कहलाती है। तो कंपनी के जो भी इस तरह के लायबिलिटीज हैं वो कहलाती हैं पेंशन लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटीज का रिलेशन एक्चुअली ऐसा है, इक्विटी इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज, जो हमें आगे काफी जगह देखने को मिलेगा और हमें इसको समझना पड़ेगा। जब भी हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो हमें असेट और लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर छोटा सा समझा दिया है असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। एक्चुअली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक तरह का इनकम स्टेटमेंट होता है जो एक समरी होती है रेवेन्यू की, जिसमें आपके पास लिखा रहता है कितना इनकम हुई, उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है या फिर आपके क्या क्या खर्चे हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, या फिर आपके असेट का कितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो भी इसमें होता है। नंबर 1 है रेवेन्यू। मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट ये होगा जब भी हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तब आपको इसे समझने में दिक्कत ना आए। नंबर 1 रेवेन्यू, जिसको सीधे तौर पर आप कह सकते हैं सेल्स। एक तरह की सेल्स ही रेवेन्यू कहलाती है। सेल्स का मतलब है जो भी कंपनी ने फिनिश प्रोडक्ट सेल किए हैं उनको लेकर मान के आप चल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है हमारे प्रोडक्ट बनाने में उसकी डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स कहलाती है। नंबर 3 है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा जो भी हमारा रेवेन्यू हुआ है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास बच के आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस रन करने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, पेटेंट का या फिर अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन सारी चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं। नंबर 5 है ऑपरेटिंग इनकम। जो भी इनकम उस कंपनी के कोर बिजनेस से आती है वो कहलाती है ऑपरेटिंग इनकम। सपोज कीजिए कोई ब्रेड बनाने की कंपनी है तो उसका कोर बिजनेस हो गया ब्रेड बनाना, लेकिन अगर वो उसके अलावा कोई प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि गुडीज, कुकीज बना दी उस कंपनी ने, तो वो उसकी अदर इनकम में कहलाएंगी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, अदर इनकम या एक्सपेंसेस। जो नॉन ऑपरेटिव इनकम होती है जो उसके कोर बिजनेस से नहीं आ रही है वो कहलाती है कंपनी की अदर इनकम। मींस या तो लॉन्ग टर्म में उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या बैंक के पैसों से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है या बॉन्ड से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है जो इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये वो सारी इनकम होती है जिस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा हुआ है। नेट इनकम। नेट इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स लग चुका है और सारे खर्चे काटकर जो भी पैसा बचता है कंपनी के बाद वो कहलाती है नेट इनकम। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो हो सकता है नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हों। अगर वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने बेसिक एक मोटा मोटा नजरिया ले लिया है। क्योंकि मोस्टली नॉन फाइनेंस के बंदे या फिर नॉन फाइनेंस के लोग या फिर नॉन कॉमर्स के लोग इन चीजों को जनरली नहीं समझ पाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, लेकिन उन बातों को निकले अब
8-9 साल हो चुके हैं, तो मैं अब इन चीज़ों को अच्छे से समझ गया हूँ और फ़ैमिलियर हो गया हूँ। धीरे-धीरे आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आप भी फ़ैमिलियर हो जाएँगे। चलिए मिलते हैं फाइनेंस के ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे छोटी-छोटी बातें जो कि यूज़ होती हैं स्टॉक मार्केट में। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मार्केट में आगे बढ़ते रहिए। अब विदा लेना चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।